माँ जी, प्लीज आप क्या थोड़ी सब्जियां काट देंगी और चावल चढ़ा देंगी? मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। नव्या ने कराहते हुए अपनी सास मालती जी के कमरे में आकर विनम्रता से कहा। मालती जी बिस्तर पर पैर पसार कर आराम से लेटी हुई थी और टीवी पर अपना मनपसंद सीरियल देख रही थी। उन्होंने चौंकते हुए कहा, अरे तुम्हारे पति और ससुर जी के लंच का समय हो गया है और अब तक तुम सब्जी ही काटने की बात कर रही हो। खाना अभी तक बना नहीं? नव्या ने थकी हुई कमजोर आवाज में जवाब दिया। नहीं मम्मी जी, दाल और रोटियां बन गई हैं। जब आटा गूंथ रही थी तो तेज चक्कर आ गया, फिर भी किसी तरह रोटियां बना दी। फिर थोड़ी देर बैठ गई और अगर आप सब्जी काट देंगी तो मैं उसे बना दूंगी। प्लीज आप काट दीजिए ना। ये सुनकर मानती जी ने मुंह बनाकर ताना मारा। जब देखो तब बीमार रहती हो, न जाने कैसी बहू मिल गई है। इसके रोज रोज के नखरे ही खत्म नहीं होते। हर वक्त कोई ना कोई बहाना बनाती रहती है। अब मैं सब्जी काटूं और तुम बस छौंक दो। इतना सा काम भी नहीं होता तुमसे। चलो उठो, जाओ और जल्दी से सब्जी बनाओ। मेरा फेवरेट सीरियल दे रहा है और मैं इस वक्त टीवी के सामने से हिल भी नहीं सकती। सास की बात सुनकर नव्या का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए नमी सी झलक गई थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। चुपचाप वह कमरे के बाहर निकल गई। सुबह से ही उसे बुखार था, शरीर में कपकपाती और घबराहट थी। फिर भी उसने दवा लेकर किसी तरह काम निपटाया था। अब जब उसे थोड़ी सी मदद की उम्मीद थी तो उसे भी तिरस्कार और ताने ही मिले। वैसे भी नव्या कभी उनसे घर के कामों में सहायता मांगने की आदत नहीं थी। जब तक वह स्वस्थ रही पूरे घर का काम बिना किसी शिकायत के चुपचाप संभालती रही थी। लेकिन जब तबीयत बिगड़ी तब भी उसे यह उम्मीद नहीं थी कि सास थोड़ा भी सहयोग करेगी। आज भी जब वो ज्यादा देर तक रसोई में खड़ी नहीं रह पा रही थी तो उसने जल्दी से आलू उबालकर उनका चोखा बना दिया और फिर थके शरीर के साथ अपने कमरे में जाकर लेट गई। दोपहर में जब घर के पुरुष ससुर और पति दफ्तर से लौटे तो मालती जी फुर्ती से कमरे से बाहर आई और सबको खाना परोसने लगी। ये देखकर अंकुर के मन में अपनी माँ के लिए आदर और बढ़ गया। उसे लगा कि उसकी माँ ने नव्या की तबीयत बिगड़ी देख उसकी मदद की है, लेकिन सच्चाई तो सिर्फ नव्या जानती थी। कैसे उसने बुखार, कमजोरी और चक्कर के बावजूद रसोई में खड़े होकर खाना तैयार किया और कैसे उस वक्त जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब भी उसे सिर्फ ताने मिले, साथ नहीं। जब दोनों लोग खाना खाकर चले गए तो मालती जी ताना मारते हुए बोली, एक तो तुम काम करके एहसास जताती हो और ऊपर से खाना भी ढंग से नहीं बनाती हो। अरे कम से कम कोई ढंग की सब्जी तो बना लेती। ये आलू का चोखा बना दिया था तुमने। खैर अब तो गलती हो ही गई, लेकिन रात में कुछ अच्छा बना लेना। एक काम करो, आज शाम को छोला भटूरा बना लेना, समझी? नव्या ने कुछ नहीं कहा। उसका बदन बुखार से टूट रहा था। जैसे तैसे वह खुद को संभालते हुए कमरे में गई, दवाई ली और चुपचाप लेट गई ताकि थोड़ा आराम मिल सके। शाम ढलने लगी थी। हल्का बुखार अब भी बना हुआ था। चाय नाश्ते का समय हो चुका था, लेकिन नव्या में उठने की ताकत नहीं थी। तभी बाहर से कुछ आवाज आई। दरवाजे के पास जाकर जब उसने सुना तो अपनी ननद भूमि की आवाज पहचान गई। भूमि की शादी भी इसी शहर में हुई थी और वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। उसका मायका ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता था, इसीलिए जब भी मन करता वो अपनी माँ से मिलने आ जाती थी। भूमि और नव्या के रिश्ते अच्छे थे। उसे देखकर नव्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह धीरे धीरे चलते हुए कमरे से बाहर आई। भूमि ने जब नव्या को देखा तो चौंकते हुए बोली, अरे भाभी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? इतनी कमजोर लग रही हैं आप। क्या हुआ है? क्या हुआ भाभी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? भूमि ने चिंतित स्वर में पूछा। आपका चेहरा कितना उतरा लग रहा है। नव्या ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं दीदी, बस थोड़ा बुखार है, शायद थकान की वजह से हो गया हो। ये सुनकर भूमि ने तुरंत कहा, अरे तो डॉक्टर को दिखा लो भाभी, आजकल का बुखार हल्का नहीं होता, थोड़ा सा भी लापरवाही ठीक नहीं है। तभी मालती जी बीच में बोल पड़ी, अरे ये ऐसे ही ठीक हो जाएगी, इसका तो रोज का कुछ न कुछ चलता ही रहता है। तू मेरी बनाई हुई चाय पी, सिर दर्द बगैर चुटकी में गायब हो जाएगा। भूमि ने मुस्कुराते हुए चाय का कप उठाया और बोली, भाभी आप भी आइए ना, चाय पी लीजिए, मूड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो माँ ने स्पेशल वाली चाय बनाई है। नव्या कुछ क्षण चुप रही, फिर भूमि के कहने पर उसके पास जाकर बैठ गई और चाय का कप हाथ में ले लिया। मालती जी तिरछी नजरों से बहू को निहार रही थी, लेकिन नव्या ने अनदेखा कर दिया और चाय सचमुच असरदार थी। थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने कप खाली किया और फिर उठकर बालकनी में सूखे हुए कपड़े उतारने चली गई।
तभी मालती जी भी उसके पीछे पीछे आ गई और दबे लफ्जे में बोली, देखो बहू, तुम्हें पता है ना कि भूमि दिन भर ऑफिस में कितना मेहनत करती है। आज उसके सिर में भी दर्द हो रहा है। अब वो अपने घर जाकर खाना कैसे बना पाएगी। नव्या ने चुपचाप उसकी बात सुनी। मालती जी आगे बोली, तुम एक काम करो, उसके सिर की थोड़ी मालिश कर दो, उसे अच्छा लगेगा। और हाँ, उसके ससुराल वालों के लिए भी खाना तुम ही बना देना, यहीं से पैक करके दे देंगे। वैसे भी भूमि रोज रोज तो नहीं आती, तो इसके लिए इतना तो तुम कर ही सकती हो ना। ये सुनकर नव्या एक पल को स्तब्ध रह गई। वह धीमे स्वर में बोली, मम्मी जी, मुझे भी बुखार है और चक्कर भी आ रहा है। मैं अकेले इतने लोग का खाना कैसे बनाऊंगी। मैं तो सोच रही थी कि जल्दी से खिचड़ी बना लूं, जिससे शरीर को भी आराम मिले और समय भी कम लगे। ये सुनते ही मालती जी गुस्से में तमतमा उठी। मैंने दोपहर में कहा था कि शाम को छोला भटूरा बनेगा, तो वही बनेगा, और मेरी बेटी के लिए भी खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। रोज रोज तुम्हें कुछ न कुछ लगा रहता है, बस बहाने बना लो हर बार। अभी नौटंकी बंद करो और जाकर रसोई संभालो। मैं तुम्हारे इन रोज रोज के बहानों से तंग आ चुकी हूँ। नव्या का चेहरा पीला पड़ गया। आंखों में छलकते आंसुओं को रोकते हुए वो धीमे और दर्द भरे स्वर में बोली, मम्मी जी, दीदी को सिर्फ सिर दर्द है और आप इतनी चिंता कर रही हैं, ये देखकर अच्छा लगा। आखिर बेटी का दर्द माँ ही समझ सकती है, पर बहू का क्या बहू का दर्द कोई नहीं समझता। क्या बहू इंसान नहीं होती। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे, लेकिन मालती जी का चेहरा बेफिक्र रहा, मानो कुछ सुना ही न हो। तभी पीछे से भूमि की आवाज आई, माँ, ये आप क्या कर रही हैं। वह तेजी से आगे आई और गुस्से में बोली, भाभी की तबीयत खराब है और आप उनके सिर पर जिम्मेदारियां डाल रही हैं। मुझे सिर दर्द है हाँ, लेकिन जब मैं ऑफिस से घर लौटती हूँ तो मेरी सास मेरे हाथ बटाती है, कभी कभी तो सब्जी भी बना कर रख देती हैं। अगर उन्हें पता चले कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो वो मुझे बिठाकर आराम कराती हैं। मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि मेरी माँ भी वैसी ही सास होंगी, लेकिन अब लग रहा है कि मेरी माँ वैसी क्यों नहीं है जैसे मेरी सास है। मालती जी ये सुनकर सन्न रह गई। उनके चेहरे पर कोई जवाब नहीं था। भूमि ने आगे बढ़कर नव्या की हथेली थाम ली और नम्रता से बोली, भाभी, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ आपका इतना कम ध्यान रखती है। चलिए, अब आप कुछ मत करिए, आपकी तबीयत खराब है, आप बस आराम करिए, आज खाना मैं बना दूंगी। ये सुनकर नव्या भावुक हो उठी। उसने प्यार से भूमि को गले लगा लिया और भरी गले से बोली, दीदी धन्यवाद, आपने मेरी तकलीफ समझी। आप जब परिवार के लोग एक दूसरे की तकलीफ को महसूस करते हैं ना, तो दिल को बहुत अपनापन महसूस होता है। उसकी आवाज रुद्ध हो गई थी, आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार वे दर्द के नहीं, स्नेह और सुकून के थे। मालती जी दोनों के सामने थोड़ी देर चुप रही, शर्मिंदा सी खड़ी रही। फिर अचानक उन्होंने आगे बढ़कर कहा, भूमि, तुम खाना नहीं बनाओगी, आज खाना मैं बनाऊंगी। अगर तुम्हारी सास तुम्हारी मदद कर सकती है तो मैं भी अपनी बहू की मदद कर सकती हूँ। वैसे भी देखा जाए तो तबीयत तुम दोनों का ठीक नहीं है, इस लिहाज से जिम्मेदारी तो मेरी बनती है ना। सास में आए इस परिवर्तन को देखकर नव्या आश्चर्यचकित रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मालती जी इतनी जल्दी कैसे बदल गई, लेकिन भूमि मुस्कुरा दी। वह समझ गई कि माँ ने उसकी बात का मान रख लिया। मालती जी भीतर से बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन उन्होंने भावनाओं को छुपाते हुए तुरंत रसोई की ओर रुख कर लिया। आज उन्हें यह बात सच में समझ आ गई कि अगर एक माँ अपनी बेटी के लिए संवेदनशील हो सकती है, तो एक सास को भी अपनी बहू के लिए वैसी ही संवेदना रखनी चाहिए। जैसे ही मालती जी रसोई में पहुंची, पीछे से भूमि और नव्या भी आ गई। भूमि मुस्कुराकर बोली, माँ, हम भी आपकी मदद कर देते हैं, काम मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। नव्या ने भी सहमति से सिर हिलाया और कहा, हाँ मम्मी जी, एक साथ रसोई में रहेंगे तो मन भी हल्का रहेगा और खाने में भी प्यार घुल जाएगा। तीनों की मुस्कान एक साथ खिल उठी। रसोई में सिर्फ पकवानों की नहीं, रिश्तों की एक महक फैलने लगी थी। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसी प्यारी ननद देखी है जो अपनी भाभी की तकलीफ को दिल से समझे और उसकी मदद करने के लिए आगे आए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।